So today's lecture is reflex activity. रिफ्लेक्स का नाम आपने सुना होगा बहुत सी जगहों पे जहाँ पे मैं आपको न्यूरोनल कंट्रोल या रेगुलेशन ऑफ एनीथिंग पढ़ाती थी, तो उसमें आपको मैं रिफ्लेक्स पढ़ाती थी कि न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व, इसकी रेगुलेशन इस तरह होती है हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स में मोस्टली जो है न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं विच आर प्रेजेंट इन आर बॉडी। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये आपने शायद एफएससी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज स्किन, स्किन में रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर को स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। तो ये पिन है जो कि लग रही है इन द स्किन, और वो जो पिन है वो एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी ऑटोमेटिकली, दैट विल बी अ पेन रिसेप्टर, जिससे हमें पेन होता है। तो ये यहाँ से फिर न्यूरॉन्स हैं, दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में कि सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, इफेरेंट न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, और इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के कंपोनेंट्स हैं, जो कि अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द रिसेप्टर। फॉर द रिसेप्टर देयर शुड बी अ स्टिमुलस टू एक्टिवेट दैट रिसेप्टर, और उसको जब एक्टिवेशन होती है तो दिस स्टिमुलस विल एक्टिवेट द रिसेप्टर, एंड फ्रॉम द रिसेप्टर efferent or the sensory neuron will carry the impulse to the center. Center may be present in the brain, center may be present in the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड में भी है सेंटर, ब्रेन में भी है। और यहाँ पे देखें, द सेंसरी न्यूरॉन इज देन अगेन कनेक्टेड टू द मोटर न्यूरॉन आफ्टर द सेंटर। तो इनके दरमियान में कनेक्टिंग न्यूरॉन्स भी होती हैं। दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जिसको एफरेंट फाइबर भी हम इफेरेंट फाइबर भी हम कहते हैं, ये फिर अराइज होती है फ्रॉम द सेंटर, और ये लेके जाती है इम्पल्स टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर मसल, जहाँ पे भी रिस्पॉन्स नीडेड होता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटी। So, starting from the definition and significance of reflexes. So, reflex activity क्या है? It is the response to a peripheral nerve stimulation. Peripheries में neurons हैं, peripheries में जो neurons हैं, उनको जो stimulus मिलता है, which will cause the activation of the receptor, and that is actually a sensation. Sensory impulse होती है, that is carried to the center may be present in the spinal cord, center may be present in the brain. So this is the response to a peripheral nerve stimulation. Peripheral nerves, you know, कहाँ पे हैं? peripheries में है nerves. उनकी जब stimulation होती है, उसके response में जो activity produce होती है, that is known as reflex activity. And the important thing is that occur without our consciousness. जरूरी नहीं है कि इसमें हमारा conscious behavior, consciousness हो। इससे पहले मैं आपको ब्लड प्रेशर पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले मैं आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत से रिफ्लेक्सेस पढ़ा चुकी हूँ। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया था कि बीपी ज़्यादा होता है तो फिर सिग्नल जाते हैं। ये इसी तरह मैंने सलाइवा की सिक्रीशन आपको पढ़ाई है, उसमें रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन कैसे होती है कि सिग्नल जाता है, वो स्टिमुलेट करता है। फिर इसी तरह मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिफ्लेक्सेस पढ़ाए हैं कि उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो इन सब में हमारा कॉन्शियस इन्वॉल्व नहीं होता। लाइक जीआईटी में जैसे हमारी सिक्रीशन हो रही है कि हम लोग अगर कोई फूड लेते हैं तो वो स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिक्रीशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द नर्वस स्टिमुलेशन, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्सेस। सो इन सारी चीज़ों में हमारा नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होता। सो दिस इज विदाउट आवर consciousness. And actually it is a type of protective mechanism because mostly reflexes are involved in the homeostasis. homeostatic mechanisms कौन से हैं? These are the protective mechanism जो कि हमारी बॉडी को डैमेज से बचाते हैं। तो these are a type of protective mechanisms and protect the body from the irreparable damages. what is the example of reflex? ये बहुत common सी example है that when a hand is placed on a hot object, it is withdrawn immediately. When a bright light is thrown into the eyes, eyelids are closed and pupil is constricted.
Why? To prevent the damage of the retina by entrance of the excessive light into the eyes. तो ये protective mechanisms हैं कि when you touch a hot object, तो अगर आप उसको touch ही रखेंगे तो it will cause damage to your skin, burn होगा. तो these are the protective reflexes कि immediately जो है hand is withdrawn. इसी तरह when the light is placed in the eye, तो हमारी eye automatically close हो जाती है, eyelids close हो जाती हैं. उस light से हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है, रेटिना को प्रोटेक्ट करती है और हमारे आई की डैमेज को प्रिवेंट करती है. सो दीज आर द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज और द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये एक आर्क बनाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्टर अप टू द इफेक्टर ऑर्गन. लाइक अभी मैंने जो पहले डायग्राम में आपको बताया कि दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टिमुलस, एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, देन सेंसरी impulse which is carried in the sensory neuron to the center, which may be present in the spinal cord or the brain, and then from that area the motor neuron or the efferent neuron, which will carry impulse to the organ, that organ is the effector organ. So these components make an anatomical nervous pathway, and that nervous pathway is actually known as reflex arc. So this pathway is made for the reflex action, and the simple reflex arc include 5 components starting from the receptor, which will receive the stimulus. When receptor is stimulated, because of that stimulus, receptor is stimulated and the impulses are generated in the afferent nerve. Afferent nerve is the sensory nerve which transmits the sensory impulses from the receptor to the center. Center, what is center? That is the center which receives the sensory impulses through the afferent nerve fibers, and in turn it generates an appropriate motor impulse. So center is located in the brain, or it may be located in the spinal cord. From the center, that nerve impulse is carried in a nerve that is known as motor or efferent nerve, which transmit the motor impulses from the center to the effector organ. And the effector organ, it is the structure which may be a muscle, which may be a gland, where the activity occur in response to that stimulus. Afferent and efferent nerve fibers may be connected directly to the center. These are directly connected to the center, or in some places, in some reflexes, the neurons, that the sensory neuron and motor neuron, are connected to one another by another neuron which is present in between these two neurons, and those neurons are known as the connector neurons, or these are known as interneurons. This is the reflex arc starting from the receptor. Receptor will be activated by a proper stimulus, and this activated receptor will generate the action potential or the impulse. This impulse is carried via afferent nerve to the center, and from the center impulses are generated which are carried through the motor neuron or the efferent neuron to the effector organ. And here the example of the effector organ is a muscle. How we classify reflexes? So reflexes are classified by 6 different methods depending upon the various factors. Different methods of classifications are, the first one is depending upon whether it is inborn or acquired. Like we have discussed it in the immunity, what is inborn immunity, what is acquired. Same is the case here, that the reflex which is present in a body by birth, that is inborn, and acquired, that is acquired through any experience, any previous experience. The second classification is based on the situation, that is an anatomical classification. What does it mean? That the center which is present, where the center is present, like center is present in the spinal cord, center is present in the brain, in which part of the brain, depending upon that we classify the reflexes. Depending upon the purpose, depending upon the function, that is known as physiological classification. Depending upon the number of synapses, how many synapses are there in that arc.
So depending upon the synapse, it is classified depending upon whether it is visceral or somatic. You are familiar of these words, visceral and somatic. Visceral, which are the reflexes which are carried to the visceral organs like GIT, cardiovascular system, internal organs, and the somatic, which the reflexes which are carried through the motor nerve fiber to the skeletal muscles. These are the visceral, which are involuntary, and these are the voluntary. And depending upon the clinical basis, I will discuss that there are some reflexes which are present on the clinical basis or pathological condition. The first one, that is the reflex, which will depend upon the inborn or acquired. So inborn reflexes, which are also known as unconditioned, because there is no condition for these reflexes. These are present in the body by birth. So these are the unconditioned reflexes, which are the natural reflexes which are present since the time of birth, hence the name inborn. Such reflexes do not require any previous learning, training, or conditioning. Example is the example of inborn reflex is the secretion of saliva when drop of honey is kept in the mouth of a newborn baby for the first time. Okay, so for the first time, when a drop of honey is placed in the mouth of an inborn baby, he don't know what is this thing, or what is the taste of this thing, but automatically when the drop of honey is placed in the mouth, there is secretion of saliva for the digestion of that thing, that drop of honey. So the baby doesn't know the taste of the honey, but still the saliva is secreted. So this is an inborn reflex or the unconditioned reflex. Acquired reflex, which is also known as conditioned reflex. This conditioned or acquired reflexes are the reflexes that are developed after the conditioning or training. So these reflexes are not inborn but acquired after birth. Such reflexes need the previous learning, training, or conditioning. And the example of this is the secretion of saliva by sight, smell, thought, or hearing of a known edible substance. Like I have discussed these things in the GIT. Okay, when you see, or when you taste, or when you even think about food, but that food should be familiar to you. So there is secretion of the saliva in the mouth. So these are the acquired reflexes. The next classification, which is based on the situation, and that is known as anatomical classification. In this method, the reflexes are classified depending upon the situation of the center. Where the center is situated, depending upon that, we classify it into different categories. Cerebral reflexes, when the center is present in the cerebellum, as the name indicate. Cortical reflexes, when the center is present in the cerebral cortex. Midbrain, when the center is present in the midbrain. Bulbar or medullary reflexes, when the center is present in the medulla oblongata. We have discussed in many sections like respiratory system. We discussed the regulation of respiration, where the center was present in the pons and medulla oblongata, medullary centers and pontine centers. So there the center was present in the medulla. So these reflexes are known as bulbar or medullary reflexes. Spinal reflexes, when the reflexes, the center for the reflexes present in the spinal cord, these are known as spinal reflexes. And depending upon the segment, because there are different segments of the spinal cord, so depending upon the segments, we classify it into segmental spinal reflexes, intrasegmental spinal reflexes, and suprasegmental spinal reflex. The third classification, which is based on the physiological activity, like the functional significance, depending upon the function, we classify the reflexes into different types. The first is the protective reflex, or it is also known as flexor reflex.
The protective reflex are the reflexes which protect the body from the nociceptive stimuli. What is nociceptive? Any harmful, like nociceptive receptors. You will study it in the pharmacology. Nociceptive receptors are those receptors which are responsible for sensing the pain or the harmful stimuli. These are known as nociceptive receptors, and the stimulus or the harmful stimuli is the nociceptive stimuli. So the protective reflexes are those reflexes which protect the body from the harmful stimuli, and these reflexes are also called withdrawal reflexes or flexor. Flexion होती है body के muscles में, तो these are known as flexor reflexes. And protective reflexes involve flexion at different joints. Joints में flexion और extension होती है muscles की. So these are present at different joints. That's why these are known as flexor reflexes. The second one is extensor reflexes. Extension or flexion, दो components हैं. तो which are present in the joints के साथ जो muscles होते हैं उनमें होती है. This extensor reflex is known as anti-gravity reflexes. These are the reflexes that protect the body against the gravitational forces, and these reflexes are also called the extensor reflexes because the extensor muscles contract during these reflexes, resulting in the extension of the joints. Fourth one is depending upon the number of synapses. How many synapses are there in that arc? Depending upon that, we classify it into monosynaptic reflexes and polysynaptic reflexes. The reflexes which have only one synapse in the reflex arc, these are called monosynaptic reflexes. The stretch reflex is the best example for monosynaptic reflexes, and it is elicited due to the stimulation of the muscle spindle. The polysynaptic reflexes, which have more than one synapse in that reflex arc, these are known as polysynaptic reflexes. And flexor reflexes, that are the withdrawal reflexes, these are the type of polysynaptic reflex. Depending upon whether it is somatic or visceral. What does somatic means? The somatic reflexes, these are the reflexes for which the reflex arc is formed by somatic nerve fiber. You know what is somatic nervous system, which is a branch of autonomic nervous system, which is classified into which is a branch of peripheral nervous system, which is classified into somatic and autonomic. Autonomic again classified into sympathetic and so the autonomic is involuntary and the somatic is voluntary. If it is voluntary, it must be connected to skeletal muscle fibers. So these reflexes involve the participation of skeletal muscles, and there may be flexion or extension at different joints during these reflexes. Visceral or autonomic reflexes. The visceral or autonomic reflexes are the reflexes for which at least a part of the reflex arc is formed by the autonomic nerve fiber. You are familiar with this word autonomic, which is an involuntary nerve fiber which is connected to the internal organs, viscera, and these are the involuntary fibers which are composed of sympathetic and parasympathetic fibers. So these reflexes involve the participation of smooth muscles or the cardiac muscles. ठीक है, जो somatic है उसमें क्या है, skeletal muscles, because these are voluntary, and the nerve fiber is somatic nerve fiber. And in the visceral or autonomic reflexes, the fibers are autonomic nerve fibers. The muscles are smooth muscles, which are involuntary muscles or the cardiac muscle. And visceral reflexes include pupil का है, pupillary reflexes, GIT reflexes हमने पढ़े भी हैं, cardiovascular reflexes भी हमने पढ़े हैं, and respiratory reflexes. These are the type of visceral or autonomic reflexes. Some reflexes like swallowing, coughing, or vomiting, these are considered as visceral reflexes. However, these reflexes involve some participation of the skeletal muscles also. We have discussed it in the respiratory system, like the upper respiratory tract and lower respiratory tract.
or we have discussed it in the GIT. For the सॉल्विंग में क्या होता है, माउथ इन्वॉल्व है, माउथ के साथ फायरिंग्स है, तो फायरिंग्स के बाद फिर क्या है, इसोफिगस है। तो अप टू द एरिया ऑफ द फायरिंग्स, फायरिंग्स का जो अपर लाइन है दैट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स, एंड स्केलेटल मसल्स जो हैं वो क्या है, वॉलेंट्री हैं, अंडर यूर कंट्रोल है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं, सॉल्विंग भी एक रिफ्लेक्स है, ठीक है, सॉल्विंग जो हम करते हैं, कफिंग है और वॉमिटिंग है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। इसमें जो नीचे नीचे वाले ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, दोज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स उसमें हैं, तो वहां पे जो नर्व फाइबर्स होंगी वो भी ऑटोनॉमिक है, दीज आर कंसिडर्ड एज विसरल ऑर्गन्स। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ आती हैं, लाइक स्वॉल्विंग में माउथ इन्वॉल्व है, कफिंग में भी हमारा माउथ और ये जॉज के मसल्स, और ये इसी तरह वॉमिटिंग भी माउथ से होती है, तो उसके जो अपर अपर वाले जो एरियाज हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो इसलिए इन रिफ्लेक्सेस को कहते हैं विसरल रिफ्लेक्सेस, बट दीज reflexes involve some participation of the skeletal muscles also. The sixth one is depending upon the clinical basis. Depending upon the clinical basis, reflexes are classified into 4 types: superficial reflexes, deep reflexes, visceral reflexes, and pathological reflexes. The first one, that is superficial reflex. So superficial reflexes are the reflexes which are elicited from the surface of the body. Superficial है, surface के ऊपर है. Superficial reflexes are of two types. एक है mucous membrane reflexes और एक है cutaneous या skin reflexes. एक होती है mucous membrane और एक होती है skin या cutaneous membrane. These are the superficial. म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे है, आपको पता है कहाँ कहाँ पे है? म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस अराइजेस फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? हमारी आई में म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसमें 2 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस हैं, एक को कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स और एक को है कंजक्टाइवल। एक हमारी आई के ऊपर जो एक पतली सी जो लेयर होती है, ठीक है, उस वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है। तो कॉर्नियल और कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्टिमुलस इसके लिए क्या होता है, इरिटेशन ऑफ द कॉर्निया। लाइक आपकी आई में फॉर एग्जांपल कोई चीज आपसे लग जाती है, हाथ लग जाता है, उंगली लग जाती है, इवन कॉटन का कोई स्मॉल सा या कोई थ्रेड भी अगर आप अपने कॉर्निया के साथ या आई के साथ लगाएं, टच करें, तो क्या होता है, ब्लिंकिंग ऑफ द आई होती है और जल्दी से ब्लिंक होती है आई, और उसके बाद क्लोजर होता है आईलिड्स का, ठीक है। तो ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द इरिटेशन ऑफ द कॉर्निया, इरिटेशन ऑफ द कंजक्टिवा। तो ब्लिंकिंग ऑफ द आई होती है, ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज द ब्लिंकिंग ऑफ द आई और द क्लोजर ऑफ द आईलिड्स। इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व हैं, दीज आर द फिफ्थ नर्व, दैट इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व। सेंटर इसके लिए पॉन्स है दोनों के लिए, और जो इफरेंट है दैट इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। नेजल रिफ्लेक्स क्या है, दैट इज द स्नीजिंग। स्नीजिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है, अगर आपकी जो नोज है, नोज को किसी भी चीज से इरिटेट करे खुद, या फॉर एग्जांपल यू आर इनहेलिंग एन एयर जिसमें कोई ऐसी इरिटेटिंग चीज है जो कि आपकी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यू स्नीज। तो ये जो स्नीजिंग है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है एज एन एफरेंट नर्व। मोटर न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व इसका सेंटर है, ठीक है। दिस इज द neuron, that is the connecting neuron between these two neurons, and 10th cranial nerve and upper cervical nerves are involved as an efferent nerve fiber. The fourth one is pharyngeal reflex. Pharyngeal reflex में क्या होता है कि the irritation of pharyngeal mucous membrane, pharynx का जो mucous membrane है वो irritate हो जाता है because of anything। आपके गले में अगर कोई चीज चली जाए या आपके फूड में कोई ऐसी चीज है, तो उसके बाद क्या होता है, रेचिंग और गेगिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द माउथ होती है, और उस चीज को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या उसको हम अंदर swallow करने की कोशिश करते हैं because of the irritation of this pharyngeal mucous membrane.
The afferent nerve that is involved, this is the 9th cranial nerve, and nuclei of 10th cranial nerve is the center, and 10th cranial nerve is the motor or efferent. वल्वर रिफ्लेक्स, वल्वा क्या होता है, वो जो हैंगिंग टिश्यू है इन द माउथ, दैट इज नोन एज वल्वा, एंड इरिटेशन ऑफ वल्वा अगर होगा तो वो भी राइज हो जाते हैं. रेजिंग ऑफ द वल्वा इज द रिस्पॉन्स, और उसमें 9th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है और 10th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है. दीज आर द mucous membrane reflexes which are present in the eye, which are present in the nose, which are present in the mouth or the pharynx. The second one is cutaneous reflexes or the skin reflex. These are types of superficial जो surface के ऊपर हैं, उसमें एक है mucous membrane में और एक है skin में. Cutaneous reflexes कौन से? These are the reflexes which are elicited from the skin by the stimulation of cutaneous receptors, and the deep reflexes are elicited from the deeper structures beneath the skin like tendons. These reflexes are otherwise known as tendon reflexes. So the cutaneous reflexes, mucus अभी हमने discuss किया, these are the cutaneous which are present on the surface of the skin. अब skin में जो है ये है स्कैपुलर. स्कैपुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्कैपुला आपके जो पीछे बैक के ऊपर अपर बैक पे जो स्कैपुला है, जो बोन है, तो स्कैपुला के ऊपर जो स्किन होती है उसकी इरिटेशन से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज स्कैपुलर रिफ्लेक्स. इरिटेशन ऑफ द स्किन एट द इंटरस्कैपुलर स्पेसेस, द कंट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुलर मसल्स एंड ड्राइंग इन ऑफ स्कैपुला, अंदर की तरफ स्कैपुलर मूवमेंट होती है. इसमें जो सारी जो सेंटर इन्वॉल्व है, ये सेंटर्स है सारे स्पाइनल सेगमेंट्स में. स्पाइनल कॉर्ड में इसके सेंटर है, और इसका जो सेंटर है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द C5 टू T1C. और सेगमेंट्स आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड के, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिस. तो दिस इज C5 टू T1. The second reflex is upper abdominal. Abdominal area में upper abdominal और lower abdominal reflexes हैं on the surface of the skin. Stroking of the abdominal wall below the costal margin and stroking of the abdominal wall at umbilical and iliac level. तो इससे क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स होती हैं और मूवमेंट ऑफ द मसल्स होती है टुवर्ड द साइड ऑफ द स्ट्रोक. इसमें जो एरियाज इन्वॉल्व हैं दैट इज T6 to T9 and T10 to T12. The fourth is cremasteric reflex, that is the stroking of the skin at the upper and inner aspect of thigh. Thigh के ऊपर जो skin है उससे जो response होता है that is the elevation of the testicles, and the lumbar region is involved as a center. Gluteal reflex, that is stroking of the skin over the gluteal muscles, contraction of the gluteus. Plantar reflex, that is the stroking of the sole. Plantar जो सोल के ऊपर होती है, पाँव के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन होती है, और एडक्शन ऑफ द टो इस तरह बेंड हो जाती है. बल्बो cavernous reflex, that is stroking on the dorsum of the glands of penis, and there is contraction of the bulbo cavernous. Anal reflex जो कि anal area में होती है, and stroking of the perianal region, that is the contraction of the anal sphincter. So these are the cutaneous reflexes. Deep reflexes कौन से हैं? जो स्किन के अंदर होंगे, डीप होंगे, जिसमें टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं, these are known as deep reflexes. जिसमें आता है जॉ जर्क, जॉ के जो मसल्स होते हैं, टैपिंग द मिडल ऑफ द चिन विद स्लाइटली ओपन माउथ, तो ये क्लोजर ऑफ द माउथ होता है. इसमें पॉन्स इन्वॉल्व है और 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है. बाइसेप जर्क है, ट्राइसेप जर्क है. अगर परकशन करेंगे बाइसेप टेंडन्स की तो फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है बाइसेप और ट्राइसेप की जर्किंग में. इसी तरह जो supinator jerk है of the radial periosteal reflex, percussion of the tendon over the distal and styloid process of the radius. ये जो radius और ulna वाला एरिया है, तो इसमें भी फोर आर्म में फ्लेक्शन होती है. wrist tendon और finger flexion, percussion of the wrist tendon,
तो फ्लेक्शन होती है फिंगर्स की, करस्पॉन्डिंग फिंगर की होती है। नी जर्क आपने कभी देखा होगा, डॉक्टर जो हैं कभी कभार नी के ऊपर इस तरह हैमर सी कोई चीज लगाते हैं, उससे इसकी लेग की एक्सटेंशन होती है, तो इट इज नोन एज नी जर्क, जिसको पैटेलर टंडन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। पैटेला के ऊपर, पैटेलर लिगामेंट के ऊपर परकशन करते हैं, तो उससे एक्सटेंशन ऑफ द लेग होती है। इसी तरह एंकल के ऊपर, एंकल जो है जिसको एंकल जर्क कहते हैं, तो एंकल के टेंडन्स के ऊपर अगर परकशन करेंगे तो उससे प्लैंटर फ्लेक्शन होती है फुट की। दीज आर द टाइप्स ऑफ डीप रिफ्लेक्सेस, और ये रिफ्लेक्सेस जो हैं ये हमें डिफरेंट डिजीज की डायग्नोसिस में भी हेल्प करते हैं। The visceral reflexes कौन से हैं? Visceral reflexes are the reflexes which are present inside the body, और उसको हम visceral organs के reflexes को हम कहते हैं visceral reflexes, जिसमें है pupillary reflex, oculocardiac reflex and carotid sinus reflex. The first one is pupil of the eye के अंदर जो ball होती है, eyeball, so that is known as pupillary reflexes. These are the reflexes in which the size of the pupil is altered. आप इसके फिर प्रैक्टिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह इन द फार्माकोलॉजी, के प्यूपिल जो ऑफ द आई है वो जो अंदर बॉल सी होती है, एक तो ऊपर कलर होता है, ठीक है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे कलर होता है, उस कलर के अंदर जो वो ब्लैकिश एरिया होता है, ब्लैक जो बॉल होती है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। तो प्यूपिल में क्या होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, उसकी रिलैक्सेशन भी होती है, लाइक कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, तो उनको कहते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, that is light reflex, accommodation reflex and ciliospinal reflex. The first one is light reflex. Light reflex कैसे होते हैं कि when the retina of the eye is stimulated by a sudden flash of light जैसे ही हम लोग आई के अंदर लगाते हैं तो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, आई बॉल छोटी हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन होती है। दिस इज नोन एज लाइट, बिकॉज ऑफ द लाइट देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, इसको कहते हैं लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नोन एज डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड द अदर इज नोन एज इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। डायरेक्ट में क्या होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना होता है इन वन आई by the flash of light causing constriction of the pupil of the same eye. Like right eye को अगर हमने light लगाई तो right eye की ही जो constriction होती है because of the direct light on that eye, that is known as direct light reflex. Indirect कैसे होती है कि right eye को हमने light लगाई है, उसकी वजह से left eye में भी constriction होती है, so that is known as indirect reflex, in which the stimulation of the retina in one eye by a flash of light causes simultaneous constriction of the pupil in the other eye also, that is known as indirect light reflex. Accommodation reflex. Accommodation reflex क्या होती है कि accommodation का जो pathway है, like when you are seeing a near object या when you are seeing a far object, आप दूर कहीं किसी चीज पे फोकस करें और उसके अचानक इस पाथवे के दरमियान में कोई करीब का ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आपका जो फार विजन होता है, जो आप फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उससे डायरेक्टली आपका जो विजन होता है वो नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर जाता है। दिस इज नोन एज accommodation reflex. While eyes are fixed on a distant object, and if another object is brought in front of the eye, near the eye, तो विजन जो है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट टू द नियर ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग दैट टाइम changes occur in the eye, and this reflex is known as accommodation reflexes. Changes क्या आती हैं during the accommodation reflex? That is constriction of the pupil, convergence of the eyeball, converge हो जाएगी ना लेंस, दूर से दूर फैला हुआ था और ये करीब है तो ये कन्वर्ज हो जाते, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द लेंस, का कर्वेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
The ciliospinal reflex क्या है? That is the reflex is the dilation of the pupil due to the stimulation of the skin over the neck. नेक के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, लाइक ऐसे ही मजाक में अगर किसी का गला दबाएं तो उसकी आंखें निकल आती हैं, डायलेशन होती है आंखों की, तो दैट इज नोन एज सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है, कि व्हेन यू apply the pressure over the skin, which skin, the skin over the neck area, तो ये जो नेक एरिया के ऊपर, स्किन के ऊपर जब स्टिमुलेशन होती है उसकी वजह से जो प्यूपिल की डायलेशन होती है, दिस इज नोन एज सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। The other is oculocardic reflex. Oculocardic reflex क्या है? Oculocardic. Oculo means eye, cardiac means cardiac, heart. Oculocardic reflex is the reflex in which the heart rate decreases. Heart rate decrease हो जाता है due to the pressure applied over the eyeball. Eyeball के ऊपर अगर pressure apply करें तो उससे heart rate पे effect आता है, heart rate slightly. ये internal pathways हैं, neuronal pathways हैं which are connected to one another. The carotid sinus reflex. Carotid sinus कहाँ पे है? It is also present in the neck. ठीक है, वहाँ पे भी बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, एज यू नो, विच इज प्रेजेंट इन द कैरोटिड एरिया, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है इन द नेक रीजन। तो कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स क्या होता है? दैट इज द डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर विच इज कॉज्ड बाय द प्रेशर over the carotid sinus in the neck due to tight collar. Tight collar भी अगर पहने उससे pressure apply होगा on the neck area. neck area का कौन सा area जहाँ पे carotid receptors present हैं कैरोटिड साइनस में, तो इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा दैट इज डिक्रीज इन द हार्ट रेट। तो दीज आर द रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस में 3 टाइप के रिफ्लेक्सेस हैं। वन इज नोन एज बेबिन्स्की साइन, द सेकंड वन इज क्लोनस एंड द थर्ड वन इज पेंडुलर मूवमेंट।